सो हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस से आते हैं अपनी सीरीज पे। और सीरीज बन रही है इंट्रोडक्टरी मैक्रोइकोनॉमिक्स की। सिंपल, आप आराम से पूरी सीरीज देख सकते हो, चाहे आप बीए के बच्चे हो, चाहे आप बीकॉम के बच्चे हो, चाहे प्रोग्राम में हो, चाहे ऑनर्स में हो। बस ये मेक श्योर करना कि आपकी बुक का नाम इंट्रोडक्टरी मैक्रोइकोनॉमिक्स हो। ठीक है जी। इससे पहले हमने 8 चैप्टर अपने पूरे कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल आज चालू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है डिमांड फॉर मनी एंड इट्स डिटरमिनेंट्स। और चैप्टर शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या? अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो इस सब्जेक्ट के, नहीं किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो। ठीक है जी। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। आज का नाम आता है चैप्टर का मनी, डिमांड और इसके डिटरमिनेंट्स। अब ये क्या चीज है? सबसे पहले बात आती है कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। अब ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है, स्पेंडिंग क्या होता है, इसके बारे में आपको समझना है। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। बात आती है सबसे पहले इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा इंसान पैसा कमाता है, जिसको हम बोलते हैं इनकम। अब जो वो पैसा कमाता है उसको इनकम बोलते हैं। और वो क्या करेगा? जेब में रख के बैठेगा? ना 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 बाबड़े, तो बात गलती कर गया, ऐसे नहीं होता। जेब में नहीं रखते, उस पैसे को हम खाते हैं। खाते हैं मतलब सी मतलब कंजम्पशन। और सारा पैसा क्या खा जाएंगे? नहीं जी, कुछ पैसा ऐसा होता है जो हम बचा लेते हैं। बचा लेते हैं मतलब सेविंग। मतलब क्या है? जो भी हम इनकम कमाते हैं, या तो हम खाते हैं या फिर हम बचाते हैं, या तो कंजम्पशन होता है या फिर सेविंग होता है। सिंपल इतना। अच्छा, और हमने ये बात भी सीखी है, जो सेविंग होती है उसको माना जाता है बैड हैबिट। सेविंग करना अच्छी बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि सेविंग करने से जो मनी का फ्लो होता है इकोनॉमी के अंदर, वो बंद हो जाता है। सिंपल इतना। तो भैया सेविंग ना करे तो क्या करे? अपने भविष्य के लिए। अपने भविष्य के लिए अगर आपको कुछ करना है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट। तो भैया इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मतलब होता है आप अपना पैसा ऐसी जगह पे लगाओ जहां पे वो पैसा बढ़े। यानी कि इन्वेस्टमेंट क्या है? इट इज ए प्रोसेस। इट इज ए प्रोसेस, एक प्रक्रिया है ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। एक किस चीज की प्रक्रिया है? पूंजी निर्माण की, कैपिटल फॉर्मेशन की। इट इज ए प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। आसान है, मैंने कई बार आपको डेफिनेशन याद करवाई है, बहुत अच्छे तरीके से याद करवाई है। आशा करता हूं कि आपको याद होगी। आगे चलते हैं। अब बात आती है भैया इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट क्या होती है? तो इन्वेस्टमेंट होती है बेसिकली दो तरह की। पहली होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्या होती है? पहली फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और दूसरी होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है और ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? भैया थोड़ा सा और बता दो इसके बारे में। मैं क्यों नहीं बताऊंगा भाई, एग्जाम में पक्का पक्का गारंटीड है ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है, ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, इसके बारे में समझना पड़ेगा आपको। ठीक है सर? और उसके बारे में समझने से पहले एक छोटी सी बात है जो कि आप समझनी बहुत जरूरी है। क्या समझनी जरूरी है? एक वर्ड है सर, एक वर्ड है जिसका नाम है असेट्स। असेट्स, इसको बोलते हैं हिंदी में संपत्तियां। क्या बोलते हैं? पत्नियां नहीं। वो हंस रहा है, राजी हो रहा है। ना 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 बेटा नहीं, संपत्तियां। संपत्तियां मतलब ऐसी चीजें जिनको देखने से खुशी मिलती है। वो कह रहा है भैया उसको देख, मतलब अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा भाई, मैं बात कर रहा हूँ संपत्तियों की, नॉन लिविंग थिंग्स की। यार उसको मत सोचो। संपत्तियां मतलब ऐसी चीजें जो पैसा आपके घर में चीजें लेके आती हैं, जैसे गाड़ी बंगला। वो कह रहा भैया वो भी तो पैसा लाता। अरे नहीं यार, फिर भी संपत्तियां मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग, ऐसी चीजें जिसको देखने से खुशी मिलती है, जिसको देखने से पैसा आता है, या फिर जो पैसा लेके आती है घर में, जैसे गाड़ी, बिल्डिंग, मकान, ये सब चीजें। सिंपल सर। चलिए, तो जो संपत्तियां होती है ना, वो दो तरह की होती है हमारे पास। पहली होती है हमारे पास फिक्स्ड एसेट। क्या होती है? फिक्स्ड एसेट। ऐसी संपत्तियां जो लंबे समय तक आपका साथ निभाती है, जिंदगी भर तक आपके साथ चलती है, कभी आपको धोखा नहीं देती, कभी दगाबाजी नहीं करती। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं संपत्ति की बात कर रहा हूं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे भैया, जैसे कि बिल्डिंग, जैसे कि मशीनरी, जैसे कि जमीनें। ठीक है जी। दूसरी होती है हमारे पास करंट एसेट। क्या होती है? करंट एसेट्स। करंट एसेट मतलब क्या होता है? करंट एसेट मतलब जैसे करंट नहीं होता, करंट झटका मारता है बहुत तेजी से, वैसे ही सेम करंट एसेट मतलब ऐसी संपत्तियां जो आपको झटके में छोड़ के चली जाती हैं, धोखा दे देती है, बेवफाई कर देती है ना जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे रॉ मटेरियल्स। क्या होते हैं? रॉ मटेरियल, कच्चा माल, एक साल के अंदर छोड़ के चला जाता है, बिक जाता है बेचारा। दूसरा, जैसे छोटी छोटी चीजें, स्टेशनरी, जैसे कि पेन, पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर, ये सब क्या है? एसेट तो है, इनसे मैं पैसा कमाता हूं, ये इन्वेस्टमेंट भी है मेरे लिए। लेकिन वही बात है कि ये छोटे समय तक चलेंगी, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम? करंट एसेट। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? बस अब इतना समझ में आ गया तो फिर ये भी समझ में आ जाएगा। कैसे? ये देखिए, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, मैंने आपको समझाया। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट
तो समझो, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब जो भी आपकी फिक्स एसेट है, जमीनें, बिल्डिंग, मशीनरी, इन पे जितना भी आप खर्चा करते हो उस खर्चों को बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है? इट इज द सम ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फिक्स्ड एसेट्स। तो जो भी आपने एक्सपेंडिचर किया अपनी स्थिर संपत्तियों पर फिक्स्ड एसेट पे, उसे को क्या बोलते हैं हम? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। सिंपल, आसान थी ना? बहुत अच्छे। करंट इन्वेस्टमेंट, वेल करंट एसेट पे जो भी खर्चा करते हो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है? तो वही सेम डेफिनेशन, इट इज द सम ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन करंट एसेट्स। तो जो भी हमने खर्चा किया करंट एसेट्स के ऊपर उसको क्या बोलेंगे हम? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। सिंपल, जैसे मैं आपको 1000 करोड़ रुपए दे रहा हूं बिजनेस चालू करने के लिए, अगर आपने बिजनेस चालू किया, जमीनों में इन्वेस्ट किया, मशीनों में इन्वेस्ट किया, तो वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अगर आपने स्टॉक्स में, रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट किया तो वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। सिंपल इतना, बहुत अच्छे। ये अच्छे तरीके से मैं पहले भी समझा चुका हूं आपको, तो ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस खाली हम मेरिट्स और डीमेरिट्स पे आते हैं सीधा। तो फायदे क्या होते हैं इनके? ठीक है जी। तो फायदे क्या है? सबसे पहली चीज, अगर आप बिल्डिंग पे, मशीनरी पे खर्चा करते हो तो सबसे पहला फायदा होता है आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। आप ज्यादा लेवल पे, बड़े लेवल पे प्रोडक्शन कर पाओगे तो प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ जाती है। दूसरी चीज, इससे देश की जीडीपी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आप बड़े लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हो, ज्यादा इनकम कमा रहे हो, तो आपकी इनकम बढ़ेगी तो देश की भी इनकम बढ़ेगी। समझे जी? चलिए, यहाँ पे क्या फायदा होता है जब आप ये सब चीजें खरीदते हो, रॉ मटेरियल पे इन्वेस्टमेंट करते हो? तो यहाँ पे फायदा होता है आपको अपने बिजनेस को मेंटेन करने में आसानी हो जाती है। और दूसरा फायदा, आपकी बिजनेस का नाम बनता है, गुडविल बनती है। आप खुद ही नोट कर लो ना, जैसे कि एक बड़ी दुकान होती है लेकिन उसमें कोई भी सामान नहीं मिलता, तो वो क्या होती है? इसकी तरह प्रोडक्शन कर सकती है बड़े लेवल पे, इनकम भी कमा सकती है, जनरेट कर सकती है बड़े लेवल पे, लेकिन वही बात है, उसने इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट पे, रॉ मटेरियल पे खर्चा नहीं किया, तो फिर उसकी इमेज इतनी अच्छी नहीं बनती। वहीं पे जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, जो छोटी दुकान वाले हैं, वो सारा सामान अगर चलते अपने पास रखते हैं तो उनकी गुडविल भी अच्छी बनती है, वो बिजनेस को मेंटेन भी अच्छा कर सकते हैं। कोई बंदा अगर आएगा तो फिर वो खाली हाथ वापस मिल जाएगा, उसको सामान बेच पाएंगे। वो होता नहीं है कि बड़ी दुकान और फीके के पकवान, छोटी दुकान अच्छी, मतलब अच्छे सामान। सिंपल जी। तो वही वाली बात हो जाती है इस तरीके से। चलिए, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें दोनों पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी। अच्छा, मेन बात आती है अगला डिफरेंस, क्या? डीमेरिट्स का। डीमेरिट्स का डिफरेंस क्या है सर? तो जो इसके फायदे हैं वो इसके लिए नुकसान, जो इसके फायदे हैं वो इसके लिए नुकसान। बस यही पॉइंट आपको उतार देना है और ये बन गया आपके लिए डीमेरिट्स। अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो क्या चीज है? वो है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के बारे में। कई बार इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आपको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के नाम से दिखता ही नहीं है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोल दिया जाता है चेंज इन स्टॉक, या फिर कई बार बोल देते हैं डेल्टा स्टॉक। और ये डेल्टा स्टॉक कैसे निकलता है? एक छोटा सा फॉर्मूला, क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। बचपन में मैंने आपको छोटे में, जब आप छोटे बच्चे थे तो मैंने आपको बहुत बार सिखाया है। समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं ना? बहुत अच्छी बात है। जिसको नोट करना फटाफट से नोट करो। अच्छा हाँ, तो थोड़ा सा आगे और चलते हैं, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं अपने टॉपिक के अंदर। क्या? जो इन्वेस्टमेंट होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ये दो तरह की होती है। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितने तरह की है? दो तरह की। एक होती है बिजनेस की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, बिजनेस की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और एक होती है रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियल मतलब अपने घर की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप बिल्डिंग खरीदते हो बिजनेस के लिए तो वो बन गया बिजनेस की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अगर आपने फर्नीचर खरीदा अपने बिजनेस के लिए तो वो बन गया बिजनेस की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर आप घर खरीद रहे हो, बिल्डिंग खरीद रहे हो, ठीक है जी, फर्नीचर खरीद रहे हो किसके लिए? अपने घर के लिए, तो वो बन गया रेजिडेंशियल का फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। लेकिन नाम तो वही रहेगा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। बस ये फर्क पड़ जाता है कि आप एक घर के लिए सामान खरीदते हो और एक आप बिजनेस के लिए सामान खरीदते हो। इतना सिंपल, बढ़िया। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका सबसे पहला टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड स्पेंडिंग। जो अपना पैसा है वो आपको सेविंग पे खर्च करने की जगह कहाँ पे रखना चाहिए? इन्वेस्टमेंट में रखना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट कितने तरह की? वो इतने तरह की। समझे जी? तो आप अगर रॉ मटेरियल पे लगाते हो तो उसको बोलेंगे हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अगर आप फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पे लगाते हो बिल्डिंग बिल्डिंग पे तो उसे बोलेंगे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। वो भी अलग तरीके की है। घर के लिए ले रहे हो अगर आप मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब चीजें, तो वो रेजिडेंशियल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अगर बिजनेस के लिए लिया तो क्या बोलेंगे उसे? बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इतना सिंपल। चलिए, अब अगला कंसेप्ट आता है थ्योरी ऑफ मनी डिमांड। ठीक है जी। अब ये थ्योरी ऑफ मनी डिमांड क्या है?
एक कीन्सर थे जिन्होंने अपनी थ्योरी दी है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, मनी डिमांड के ऊपर, कि लोग मनी की डिमांड कैसे करते हैं अपने इकोनॉमी के अंदर, अपने देश के अंदर। अब वो डिमांड कैसे करते हैं उसके लिए उन्होंने 3 पर्पस बताए हैं कि किसी भी इन्वेस्टमेंट के, किसी भी ट्रांजैक्शन को करने के लिए 3 पर्पस होते हैं मेन। सबसे पहला पर्पस होता है ट्रांजैक्शन, दूसरा होता है प्रिकॉशन और तीसरा होता है स्पेकुलेटिव। ठीक है जी। अब फटाफट से एक बार मैं टाइम देता हूं, आप इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, इन तीनों के बारे में बात करते हैं। हाँ भाई, श्योर है। अगला टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक आता है थ्योरी ऑफ मनी डिमांड। अब थ्योरी ऑफ मनी डिमांड यानी कि मनी की डिमांड जो करी जाती है वो क्यों करी जाती है किसी भी इकोनॉमी के अंदर, किसी भी देश के अंदर। तो कीन सर ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि जो मनी की डिमांड है, सॉरी भाई अगर बाहर से नॉइस आ रहा हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, छपरी लोग है कुछ, ठीक है जी, तो माइंड मत करना फिलहाल। तो जो मनी की डिमांड है वो 3 मेन पर्पस के लिए की जाती है, कीन सर ने बताया। सबसे पहला पर्पस जो होता है वो होता है ट्रांजेक्शन पर्पस। ट्रांजेक्शन पर्पस का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर पहला पॉइंट मैं करवा रहा हूँ, ट्रांजेक्शन। ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए कीन सर कहते हैं अगर आप पैसा कमाते हो, इनकम कमाते हो, तो आप इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना पैसा थोड़ा सेव करना चाहते हो, अपने पैसे को बचाना चाहते हो। क्यों बचाना चाहते हो? आपको कैश की जरूरत होती है डेली बेसिस पे, जो भी आप खर्चे करते हो उसके लिए आपको किसकी जरूरत होती है? कैश की जरूरत होती है। तो जो ट्रांजेक्शन पर्पस है इसमें आप अपना पैसा जो होता है वो सेव करते हो, किसके लिए? फॉर डेली बेसिस एक्सपेंडिचर के लिए। जो आप डेली बेसिस पे खर्चे करते हो उस पे जो खर्चा होता है डेली बेसिस पे रोजमर्रा की जिंदगी में, उसके खर्चे के लिए थोड़ा पैसा आप सेव करते हो। सिंपल जी, हाँ जी। तो इसलिए आप क्या बोलते हैं, इस तरह की इन्वेस्टमेंट, इस पैसे को इन्वेस्टमेंट में यूज नहीं कर सकते। सिंपल जी। और ये जो खर्चा होता है इसका ग्राफ कैसे बनेगा अगर देखा जाए तो वो ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यहाँ पे हमारी इनकम है और यहाँ पे है क्या बोलते हैं, मनी डिमांड फॉर ट्रांजेक्शन पर्पज। ये टी मतलब क्या है? ट्रांजेक्शन पर्पज। अब मनी फॉर ट्रांजेक्शन पर्पज, अब इसके लिए क्या हो गया? तो इसका डायग्राम बेसिकली ऐसा बनता है कुछ ऐसा, कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, हम डेली बेसिस के जो खर्चे हैं हमारे वो भी क्या होते रहते हैं, लगातार बढ़ते रहते हैं। अब डेली इनकम बढ़ेगी तो डेली बेसिस के खर्चे बढ़ेंगे। आपने खुद ने देखा होगा जब आपकी इनकम बढ़ती रहती है तो आप रोजमर्रा की जिंदगी में जो आपके खर्चे होते हैं वो बढ़ते हैं। पहले जब आप छोटे बच्चे थे तो आप 5 रुपए का बिस्किट लेके राजी हो जाते थे, पूरे दिन में आपका 5 रुपए खर्चा होता था। जैसे जैसे आप बड़े हो गए आपको नए नए शौक लगने लगे, आपको फिर बर्गर अच्छा लगने लगे। पहले आप गुप्ता जी के बर्गर खाया करते थे, फिर थोड़े से और बड़े हुए, फिर मैकडी और बर्गर किंग जैसे बर्गर अच्छे लगने लगे, थोड़े और बड़े हो गए, फिर आपको नए नए शौक चढ़ गया कि आपको मोमोज खाने हैं, बाकी और चीजें खानी है, पिज्जा बर्गर ये सब चीजें आपको खानी है। सिंपल जी। तो डेली बेसिस के आपके खर्चे भी क्या होते हैं, थोड़े से बढ़ते रहते हैं। तो ये सिखाता है हमें कि जो इन्वेस्टमेंट है उससे, इन्वेस्टमेंट करने से पहले, मनी को इन्वेस्ट करने से पहले हमें अपना अमाउंट थोड़ा सा रखना पड़ता है। किस चीज के लिए? डेली बेसिस के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। इतना सिंपल। आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट आता है प्रिकॉशन पर्पस। प्रिकॉशन पर्पस का भी सेम ही लॉजिक है, सेम ही टॉपिक है। प्रिकॉशन पर्पस में मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो भी हमारे पास पैसा आया, क्या हम सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं? नहीं, सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं किया जाता। सबसे पहले पैसा निकाला जाता है किसके लिए? ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए, कि हमको डेली बेसिस के जो खर्चे हैं उसको मीट करना है, बस खाली उसको बीट करना है, उसके लिए हमें पैसा निकालना है। चलो, अगर आपने डेली बेसिस के खर्चों के लिए अपना पैसा निकाल लिया, अब तो हम पैसा वो इन्वेस्ट कर सकते हैं? नहीं जी, उसके बाद भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। क्यों इन्वेस्ट नहीं कर सकते? क्योंकि हो सकता है घर में कुछ इमरजेंसी पड़ जाए, तो उस इमरजेंसी के लिए भी हमें फंड जो है थोड़ा सा अपने पास सेव रखना पड़ता है। तो ये जो है प्रिकॉशंस पर्पस, इसमें क्या होता है, इसमें हम अपने पास फंड रखते हैं, सेव करते हैं फॉर एनी इमरजेंसीज। किसी भी इमरजेंसी के लिए, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे भगवान ना करे मगर की होती है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कोई हॉस्पिटल की दिक्कत हो गई या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई कि बाढ़ आ गई, नेचुरल डिजास्टर आ गया कोई भी, तो उन सबसे उभरने के लिए, उन सबको बीट करने के लिए आपको प्रिकॉशंस पर्पस अपने पास इन्वेस्टमेंट रखनी पड़ेगी, थोड़ा पैसा रखना पड़ेगा ताकि आप उसको यूज कर पाओ। सबसे पहले जैसे ये कैश डेली बेसिस का पैसा है तो आप आराम से कैश पे रख सकते हो। थोड़ा पैसा आपको बैंक में रखना पड़ेगा कि अगर आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको कैसे बीट कर सकते हैं, उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। सिंपल जी। तो अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा? तो भैया जी इसका डायग्राम भी बिल्कुल सेम वैसे ही है। यहाँ पे मान लेते हैं आपकी इनकम और यहाँ पे मान लेते हैं आपका मनी डिमांड फॉर प्रिकॉशन पर्पस, और इसके लिए आपका डायग्राम बनेगा ऐसे। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे ही सेम जो डिमांड है मनी की वो बढ़ जाती है, यानी अपने अपने पास सेविंग में ज्यादा पैसा रखना चालू कर देते हो, इमरजेंसीज के लिए थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट रखना चालू कर देते हो कि अगर इमरजेंसी ज्यादा आ गई तो फिर दिक्कत से थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा आपको।
सिंपल जी। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा, तो तीसरा कहते हैं तीसरा जो अमाउंट होता है वो होता है जो मेन आप इन्वेस्ट करते हो, जिसको क्या बोलते हैं, स्पेक्युलेटिव पर्पस। स्पेक्युलेटिव पर्पस। तो इन्वेस्टमेंट का सबसे मेन टॉपिक क्या है, स्पेकुलेटिव पर्पस। आप जो अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का वो किसके लिए रखते हो, स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए। यानी आप जो एक तरीके से आप मान लो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट किस पे करोगे, डेली बेसिस के जो खर्चे होते हैं उनके अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। उसके बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो किसके अंदर करोगे, जो आपकी फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स है उनसे डील करने में, प्रिकॉशंस पर्पस के लिए अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको लगाओगे अमाउंट, ठीक है जी। उसके बाद भी अगर आपके पास पैसा बचा है तब आप लगाओगे सट्टे बाजार के अंदर स्पेकुलेशन के लिए, प्रॉफिट लॉस के लिए, समझे जी। और स्पेसिफिकली उन्होंने कहा है गोल्ड वोल्ड में नहीं, इन्होंने का मानना था कि आप बॉन्ड में पैसा लगाओगे। क्यों, क्योंकि गोल्ड जो हो गया या फिर स्टॉक मार्केट हो गई ये रिस्की थोड़ा सौदा है, यहाँ पे पैसा डूबने के चांसेस ज्यादा है। लोग ये मानते हैं कि एफडी में पैसा नहीं रखेंगे, एफडी में क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम मिलता है, ये मानते हैं बॉन्ड्स में पैसा रखना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स है तो गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी मिल गई। और दूसरी चीज यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है गोल्ड की तुलना में और बाकी चीजों की तुलना में, सिंपल जी। लेकिन इसमें थोड़ा डायग्राम अलग है। डायग्राम कैसा अलग है, इसका डायग्राम थोड़ा सा ऐसा होता है, कैसा, नेगेटिवली स्लोप। और क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम दिखाते हैं हम इनकम, या फिर आप यहाँ पे दिखाते हो इंटरेस्ट रेट, और यहाँ पे दिखाते हो आप इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। तो इन्वेस्टमेंट रेट और इन्वेस्टमेंट में और जो रेट ऑफ रिटर्न में उनमें कैसा डिफरेंस होता है, कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, आप ये कह सकते हो। सॉरी। अब ये कैसा रिलेशन होता है, कैसे समझा सकते हैं, तो मैं समझाता हूं आपको अच्छे तरीके से क्यों होता है ऐसा रिलेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो एक गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किए और मैंने बॉन्ड खरीद भी लिए। मैंने बॉन्ड खरीदा कितने का, 1000 रुपए का, ठीक है जी। बॉन्ड का प्राइस कितना है, 1000 रुपए, मैंने खरीद लिया। उस पर मिलता है मेरे को कितना परसेंट इंटरेस्ट, मेरे को बढ़ता है 4% इंटरेस्ट। यानी कि मेरा जो इंटरेस्ट बन जाता है अमाउंट, वो मेरे को बन जाता है 40 रुपए का, मेरा हर साल का मेरे को प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं। ये बेसिक तौर पे इतना है अमाउंट, यानी 1000 रुपए मैंने इन्वेस्ट किए थे कहीं पे गवर्नमेंट बॉन्ड में, 4% मेरे को इंटरेस्ट मिलता है और 40 रुपए मेरे को हर साल का इंटरेस्ट अमाउंट मिल जाता है, ठीक है जी। चलिए अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ना, मैं चाहता था इस बॉन्ड को बेचना, तो मैं कितने में बेचूंगा, मैं बेचूंगा 1000 रुपए में, क्योंकि मैंने 1000 रुपए में खरीदा था। और जो बंदा खरीदेगा उसको भी कितने का प्रॉफिट होगा, 40 रुपए का प्रॉफिट होगा, 4% के हिसाब से अगर देखा जाए तो, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ना एकदम से बोला कि ना सर अब ना हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दे रहे हैं। इंटरेस्ट रेट को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। यानी कि जो इंटरेस्ट रेट था 4%, इसकी जगह अब हम नया इंटरेस्ट रेट लेके आ रहे हैं, कितना, 5%। सिंपल। अब देखो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो क्या कोई भी इंसान मेरा बॉन्ड खरीदेगा जो मैंने बॉन्ड लेकर था, क्योंकि अगर 1000 रुपए का मेरा बॉन्ड खरीदेगा तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 4%। यानी कि और वहीं पे अगर 1000 रुपए का वो गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीदता है तो उसको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, 5%। तो अगर देखा जाए तो कोई मेरा बॉन्ड खरीदेगा नहीं, तो मैं बेचूंगा कैसे अपना बॉन्ड। यानी मेरे को तो एक्चुअल में लॉस हो रहा है, बल्कि मैंने भी गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया। मेरे को भी इसी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी जहां पे 5% मिल रहा है मेरे को प्रॉफिट, है ना जी। तो अब ये तो बड़ी बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई, मैं कैसे बेचूं अपने बॉन्ड्स को, या फिर मैं कैसे निकलूं इस मार्केट से, कि लोग तो मेरा बॉन्ड खरीदेंगे नहीं, लोग गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीदेंगे। तो यहीं पे केस आता है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, बढ़ गया, यानी 5% कर दिया, तो लोग क्या चाहते हैं कि क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट का बॉन्ड ले। तो मैं कहता हूं एक काम करते हैं सर, मैं सस्ते में बेच देता हूं अपना बॉन्ड। इससे क्या होगा, देखो मेरे बॉन्ड पे 4% इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि बंदों को मिलता है 40 रुपए का प्रॉफिट, जो कि साल में मिलता है। अब वही 40 रुपए का प्रॉफिट वो बंदे कमाना चाहते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड से कमाना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं पांच मतलब कि उनको 40 रुपए का प्रॉफिट प्रोवाइड करूं। अब वो 40% का रुपए का प्रॉफिट कैसे मिलेगा उन्हें, सुनिए। जब मैं उनको 800 रुपए का बॉन्ड दूंगा, कितने का बॉन्ड दूंगा मैं, 800 रुपए का। जब मैं 800 रुपए का बॉन्ड दूंगा तो 800 रुपए का 5% कितना होता है, 40 रुपए। तब उन्हें हर साल का 40 रुपए का क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। सिंपल। गवर्नमेंट क्या बोलती है, गवर्नमेंट बोलती है हम बॉन्ड पे कितने रुपए देंगे, 5% इंटरेस्ट देंगे। देखो अगर मैं 800 का बॉन्ड देता हूँ, 800 का 5%, यानी कि 800 का 5% कितना हो गया, 40 रुपए। तो फिर उनको क्या मिलेगा, 40% अपना इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि बॉन्ड क्या हो चुके हैं, सॉरी मतलब इंटरेस्ट रेट क्या हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। गवर्नमेंट ने जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाए तो उससे क्या हो गया, मेरे को अपने बॉन्ड का प्राइस क्या करना पड़ गया, घटाना पड़ गया। सिंपल जी। जैसे ही गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, मेरे को अपना बॉन्ड का प्राइस क्या करना पड़ गया, घटाना पड़ गया। क्यों, क्योंकि मेरे को लॉस होने लग गया, क्योंकि हर कोई क्या चाहेगा, गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदना, मेरे बॉन्ड कोई खरीद नहीं रहा। इस वजह से मेरे को अपना 1000 रुपए का बॉन्ड कितने में देना पड़ गया, 800 रुपए में, ताकि उस बंदे को उतना प्रॉफिट मिल सके जितना उसको चाहिए था। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना, पक्का पक्का।
बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं, यानी आप देख सकते हो जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ता है वैसे ही मेरे को अपने बॉन्ड का प्राइस क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है, यानी इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या होता है मेरा, कम हो जाता है। सेम वही चीज है, अगर रेट मेरे को ज्यादा मिलेगा तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इतना सा हो जाएगा, ठीक है जी, अगर रेट ज्यादा होगा तो। और वहीं पे अगर मान लो इंटरेस्ट रेट जो हो गया वो कम हो गया, गवर्नमेंट ने बोला हम आपको केवल देंगे 2% इंटरेस्ट, तो वो 2% इंटरेस्ट कमाने के लिए, यानी कि वो 40 रुपए कमाने के लिए मेरे को अपना कितना प्राइस बेचना, मतलब कितने में बॉन्ड बेचना पड़ेगा, तो वो 2000 रुपए में मेरे को बॉन्ड बेचना है, ठीक है जी। 2000 रुपए में बेचूंगा, 2% उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि उस बंदे को, तो वो 40 रुपए कमा लेगा आराम से। तो मैं आराम से 2000 में अपना बेच सकता हूँ, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने जो नए बॉन्ड इशू करे हैं वो सस्ते में इशू करें, कम प्राइस में इशू करें, सिंपल जी। अब वो गवर्नमेंट कम प्राइस में बेचे तो लोग क्या खरीदेंगे, मेरे वाले बॉन्ड खरीदेंगे, और मेरे वाले बॉन्ड को मैं आराम से महंगे दाम पे बेच सकता हूँ, 1000 की जगह मैं 2000 में बेचूंगा, सिंपल जी। तो क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से जो प्राइसेस हैं मेरे बढ़ गए, मतलब इंटरेस्ट रेट घटने से मेरे प्राइसेस क्या हो गए, बढ़ गए। यानी कोई अगर मेरे को कम इंटरेस्ट रेट देता है, गवर्नमेंट कम इंटरेस्ट पे नई बॉन्ड इशू करती है, तो मेरे को आराम से इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ावा मिलेगा, सिंपल जी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कैसा रिलेशन आपको देखने को मिलता है, नेगेटिव रिलेशन देखने को मिलता है। जब भी रेट बढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट कट जाती है, रेट गिरते हैं तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए हम हमेशा कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स में, स्टॉक मार्केट में, इन सब में इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमको प्रॉफिट मिल सके अच्छा खासा। और किन सर ने क्या बोला, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, बॉन्ड में, और बॉन्ड में लोग इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं और इस तरीके का रिलेशन उनको देखने को मिलता है। बाकी सोना चांदी में आपको इन्वेस्ट करना आता ही है, शेयर्स में आपको इन्वेस्ट करना आता ही है, सिंपल। बॉन्ड मैंने आपको समझा दिया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना। बस ये था कीन सर की पूरी थ्योरी। वो कहते हैं सबसे पहले इन्वेस्ट करो कहाँ पे, ट्रांजैक्शन के लिए, अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए, उसके बाद प्रिकॉशंस के लिए, यानी कि फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम से बचने के लिए, उसके बाद जो पैसा बचे उसको शेयर्स में, बॉन्ड में, इन सब में लगाओ अपना पैसा, सिंपल। चलिए, लेकिन अगले थ्योरी मतलब इकोनॉमिस्ट आते हैं जिनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टॉबिन्स। टॉबिन्स सर कहते हैं कि ना इनकी जो थ्योरी है ना वो बेतुकी है। टॉबिन्स सर अपनी ही अलग ही थ्योरी लेके आते हैं। अलग ही थ्योरी क्या लेके आते हैं उनको मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में। पहले जिसको नोट करना है फटाफट से एक बार नोट कर लो, ठीक है जी। तो मैं पॉज कर, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। हाँ जी, श्योर है। तो अगला आता है टॉबिन्स पोर्टफोलियो थ्योरी। टॉबिन्स पोर्टफोलियो थ्योरी में टॉबिन सर कहते हैं कि ये जो कीन सर थे ना इन्होंने गलत बताया। ये कहते हैं कीन सर का मानना था कि अपना सारा का सारा जो अमाउंट है इन्वेस्टमेंट के लिए, जो भी अमाउंट है वो एक जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दी जाए, बॉन्ड में, शेयर में, जहां पे भी आपको करना है इन्वेस्टमेंट। लेकिन कीन सर कहते हैं ना, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्यों, वो समझिए थोड़ा सा ध्यान से। तो बात आती है टॉबिन्स थ्योरी। टॉबिन्स सर कहते हैं, इनका मानना था कि आपको करनी चाहिए डाइवर्सिफिकेशन। क्या करना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है आपको विविधीकरण करना है। विविधीकरण जैसे कि फॉर एग्जांपल कहा जाए तो कि आपको अपना पैसे को ना डाइवर्सिफाई करना है। जैसे अदरक नहीं होती, अदरक हर जगह से बढ़ती है, वैसे ही आपको हर जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, थोड़ी 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 करके इन्वेस्टमेंट हर जगह पे करो। अगर मान लो एक मार्केट गिर भी गई तब भी आपको दूसरी जगह से मतलब प्रॉफिट हो रहा होगा। मान लो 2 जगह गिर गई तो 4 जगह से, 10 जगह से, बाकी जगह से प्रॉफिट हो रहा होगा, सिंपल सी। चलिए, तो इनकी थ्योरी में इन्होंने एक फॉर्मूला दे रखा है। क्या फॉर्मूला दे रखा है कि मनी डिमांड जो होती है वो एक फंक्शन की तरह काम करती है। और वो फंक्शन किसका है, फंक्शन है रेट ऑफ स्टॉक्स, रेट ऑफ बॉन्ड्स, रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, और वेल्थ, रियल वेल्थ, सिंपल जी। ये जो आर एस है, आर एस का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ स्टॉक्स, यानी कि ये कहते हैं आपको कहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। थोड़ा अमाउंट कहां पे इन्वेस्ट करो, स्टॉक्स में। आर बी का मतलब है रेट ऑफ बॉन्ड, यानी कि आपको कहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सेम वही रिलेशन है, आपको पता है ना, ऐसे ही रिलेशन होता है सेम। कहीं पे आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा तो आप इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम करते हो क्योंकि आपको लगता है रिस्क ज्यादा है। कहीं पे इन्वेस्टमेंट मतलब रिटर्न कम मिलेगा तो आप ज्यादा इन्वेस्ट करते हो क्योंकि आपको लगता है क्या है चीज है, मतलब कि प्रॉफिट, मतलब रिस्क कम है तो प्रॉफिट ज्यादा होता है, इसलिए आप इन्वेस्ट ज्यादा करते हो। मतलब नेगेटिव रिलेशन आपको देखने को मिलता है। तो सेम वही चीज होती है हर जगह पे। बस ये कहते हैं एक जगह पे इन्वेस्ट मत करो, खाली बॉन्ड्स या स्टॉक में इन्वेस्ट मत करो, हर जगह पे। अगला आर ई, आर ई मतलब क्या होता है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, यानी कि आप ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करो जहां पे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो होती है उससे आप बच सको। यानी अगर आप एफडी में भी डाल रहे हो तो ऐसी एफडी में डालो जहां पे आपको 7% नहीं 9-10% तक इंटरेस्ट रेट मिल सकता है, सिंपल जी। और डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू का मतलब होता है रियल वेल्थ। आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जहां पे आपकी रियल वेल्थ बने। रियल वेल्थ मतलब प्रॉपर्टीज में, जमीनों में ठीक है जी। जो लोग शेयर्स में, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो वो रियल वेल्थ नहीं होती,
वो आराम से उस जगह को ऑन नहीं कर सकते। अगर उनको बेचना चाहे तो फिर एक बार में नहीं बेच सकते, कैश अपना बैंक में नहीं मंगा सकते, इतना विड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन वो जो प्रॉपर्टी है वो अच्छे तरीके से उनको पता है, आने वाली जो उनकी पुश्तें हैं वो भी आराम से बैठ के खाती हैं। ठीक है जी, चलिए, तो ये सब मानना होता है किसका। अच्छा, ये उस टाइम की बात है जिस टाइम पे ये सब चीजें होती थी, मतलब उस टाइम पे बैंक वैंक नहीं होते थे, समझे जी। तो उस टाइम की बात कर रहा हूँ। आजकल में तो लोग स्टॉक्स में भी अच्छा खासा इन्वेस्ट करके कमा रहे हैं पैसा, आज की बात नहीं कर रहा मैं। हाँ जी, तो वापस चलते हैं। तो टोबिन थ्योरी कहती है, टोबिन थ्योरी कहती है कि आपको हर जगह पे अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, ताकि आप अच्छे तरीके से क्या बोलते हैं जो रिटर्न है वो जनरेट कर पाओ। ठीक है जी। और साथ ही में इनका मानना क्या था, जैसे मैंने बताया ना आईसी कर्व, एक हाइयर आईसी कर्व को आपको अप्रोच करना चाहिए। जैसे कि मान लो एक आपको रिटर्न मिल रहा है यहाँ पे इतना, उसके बाद एक आईसी कर्व आपका ये रहा, एक आईसी कर्व आपका ये रहा, एक आईसी कर्व यहाँ पे ये रहा, ये सारे आपके पास ऑप्शन है। तो आपको इन सब में से सबसे बेस्ट ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा। मान लो आपकी इनकम ये है, तो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन, सबसे ज्यादा रिटर्न जहां पे मिल रहे हैं वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। ये थ्योरी कहती है टॉबिन्स थ्योरी। हाँ, लेकिन एक चीज और है। अब बात करते हैं रिस्क के साथ इनका कैसे रिलेशन होता है, समझिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और ये रहा रिस्क। जब बात आती है इन्वेस्टमेंट और रिस्क की, तब कैसे रिलेशन होता है समझते हैं। तब आईसी कर्व ऐसा नहीं बनता, तब आईसी कर्व इनका बनता है ऐसा। भैया ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए ऐसा इसलिए होता है कि जैसे जैसे रिस्क इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ता है ना, एक बार बताता हूं भाई। हाँ जी, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ता है ना, हम चाहते हैं कि हमें लेस रिस्केबल प्रॉपर्टी मिले, या फिर इन्वेस्टमेंट ऐसी मिले जहां पे रिस्क कम हो। तो अगर जहां पे रिस्क कम होता है, लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं, हम बढ़ा देते हैं। और जहां पे रिस्क ज्यादा होता है, हम इन्वेस्टमेंट क्या चाहते हैं, कम चाहते हैं। तो इसलिए इनका जो आईसी कर्व होता है एग्जैक्टली वो ऐसा बनता है। और यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कहां पे गेन करेंगे, जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है, इस जगह पे हम इक्विलिब्रियम गेन करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। ये टॉबिन्स थ्योरी है, टॉबिन्स थ्योरी में आईसी कर्व अप्रोच का यूज किया गया है इन्वेस्टमेंट और रिस्क को शो करने के लिए। आसान था, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप आराम से अच्छे तरीके से तैयारी करके आना और लिख देना बस बना के। ठीक है जी, बढ़िया। इन सबको एक्सप्लेन कर देना अच्छे तरीके से, आपके अच्छे नंबर आएंगे। फिलहाल अगला टॉपिक आता है बोमल टॉबल मॉडल फॉर कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट के लिए बोमल का मॉडल, मतलब कि क्या बोलते हैं, टॉबिन मॉडल क्या है, बोमल और टॉबिन मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, बोमल और टॉबिन सर ने मिलकर एक मॉडल निकाला था जिसको हम बोलते हैं कैश मैनेजमेंट मॉडल। यहाँ पे जो अपना कैश है वो कैसे मैनेज किया जाए वो आपको सिखाया जाता है। फिर कुछ लोग कहते हैं, बहुत बार लोग कहते हैं कि भैया हमारी इतनी सैलरी नहीं है, हम इतना कमाते नहीं है कि हम इन्वेस्टमेंट कर पाए, हम कहीं पे पैसा लगा के मतलब अच्छे जनरेट कर पाए अपनी इन्वेस्टमेंट को। तो बोमल और टॉबिन सर ने एक बार बताया था कि अपना पैसा हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है, और वो किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकता है, वो इस थ्योरी के जरिए, यानी कैश मैनेजमेंट जो थ्योरी उन्होंने दी थी, इसके जरिए हर कोई इंसान अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। और वो कैसे करेगा वो समझाता हूं, जिसको नोट करना है भाई स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है जी, ले लिया होगा, चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो बोमल और मॉल क्या कहते हैं, डॉबिन की कैश मैनेजमेंट थ्योरी क्या कहती है कि ये कहते हैं कि अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पे किसी के पास अगर 12,000 रुपए इनकम है, कोई अगर महीने में 12,000 रुपए कमाता है, तो वो बंदे की साइकिल कैसे दिखाई देगी टाइम पीरियड की। जैसे मान लो ये 1 अप्रैल है, अप्रैल, ये मई, ये जून, ये 1 जुलाई, ये 1 अगस्त, ये मान लो टाइम पीरियड है। तो अगर कोई बंदा 12,000 रुपए महीना कमाता है, तो उसकी थोड़ी इनकम ऐसी दिखाई देगी ग्राफ, कि एकदम से उसके अकाउंट में 12,000 रुपए जमा हुए। हाँ जी, एकदम से उसके अकाउंट में 12,000 रुपए जमा हुए, और वो धीरे धीरे करते करते पूरे महीने में उसने वो पैसा निकाल लिया। अगली बार फिर उसके मतलब अकाउंट के अंदर 12,000 रुपए जमा हुए, फिर धीरे धीरे करते करते उसने पूरा पैसा निकाल लिया अगले महीने के एंड तक। फिर अगले महीने की शुरुआत में 1 तारीख को उसके पास 12,000 रुपए जमा हुए, फिर धीरे धीरे करके उसने सारा पैसा क्या कर दिया, निकाल लिया। ये है बॉमल टॉबिन्स थ्योरी कैश मैनेजमेंट। वो कहते हैं हर कोई इंसान ऐसे अपनी इनकम को एक्सपेंड मतलब खर्चा करता है, सिंपल। तो वो कहते हैं आप अपनी एवरेज निकालो, आप अपनी एवरेज सैलरी निकालो, एवरेज सैलरी कितनी है। उनकी एवरेज सैलरी आती है 12,000।
मतलब सॉरी, उनकी एवरेज सैलरी आती है 6,000। यानी कि वो कहने चाहते हैं कि आप अपनी एवरेज सैलरी को ना टाइम पीरियड में डिवाइड कर दो, टाइम से डिवाइड कर दो। जैसे कि आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है ऐसे बनाओ, जैसे फॉर एग्जांपल ये फिर से 1 अप्रैल, ये 1 मई, ये 1 जून, ये 1 जुलाई, ठीक है जी। वो कहना चाहते हैं कि जैसे ही आपके अकाउंट में 12,000 रुपए आ जाएं, तो आप पूरे के पूरे 12,000 रुपए को, ऐसे नहीं है कि पूरे बैंक में रखे रखो, नहीं, वो कहते हैं आपका एवरेज खर्चा 15 दिन का जो खर्चा है वो 6,000 रुपए है। तो एक काम करो, अपने अकाउंट में बस खाली 6,000 रुपए रखो, जो बाकी का 6,000 रुपए बचा है उसको वहीं पे 15 दिन के लिए इन्वेस्ट कर दो, समझे। जैसे कि आपके अकाउंट में 12,000 रुपए आ गए, तो तुरंत अकाउंट में से 6,000 रुपए निकालो और कहीं पे इन्वेस्ट कर दो। तो आपके अकाउंट में पहली तारीख को कितने रुपए बचेंगे, बस खाली 6,000 रुपए बचेंगे। तो वो चलेंगे 6,000 रुपए कितने दिन तक, बस खाली 15 दिन तक, यानी वो इतने पे खत्म हो जाएंगे। फिर वो जो आपने इन्वेस्ट किए थे 15 दिन के लिए पैसा, उसको वहां से निकालो और अपने अकाउंट में जमा कर दो और उसको बाकी के 15 दिन यूज करो। इससे क्या होगा, जो आपके स्टार्टिंग के जो 15 दिन है, उन 15 दिन में आपने अपना जो 6,000 का अमाउंट है वो कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया। अब उससे थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट मिला होगा, 50 रुपए 100 रुपए इंटरेस्ट तो मिला होगा ना, हाँ जी, तो वो आपका बन गया प्रॉफिट, जो कि आपने इन्वेस्टमेंट से निकाला और आप इन्वेस्टमेंट करना भी सीखे। नहीं समझ में आया, एक बार और समझो। मान लो एक मई को आपको फिर से सैलरी मिली, जैसे यहाँ पे सैलरी 12,000 मिली थी, आपने वो सैलरी पूरी बैंक में रखी और वो पैसा धीरे धीरे खत्म होता गया, चला गया। तो एक काम करो, वो कहते हैं कि पूरी 12,000 रुपए सैलरी जैसे ही आए आपके पास, 12,000 में से 6,000 रुपए पहले ही निकाल के कहीं पे इन्वेस्ट कर दो, ठीक है जी। और वो जो 6,000 रुपए वो बैंक में रखो, वो धीरे धीरे खत्म होगा और 15 तारीख को वो खत्म हो जाएगा। जैसे ही वो 15 तारीख को खत्म हुआ, वैसे ही जो 6,000 रुपए अपने कहीं पे इन्वेस्ट करे थे, उसको पैसे को निकाल के अपने बैंक में जमा कर दो, तो फिर से 15 तारीख को आपके पास आ गए 6,000 रुपए, और फिर उसको धीरे धीरे यूज करते रहो पूरे महीने के एंड में। इससे क्या होगा, जो आपने स्टार्टिंग में 15 दिन के लिए 6,000 रुपए इन्वेस्ट करे, वहां पे आपको इंटरेस्ट जो है वो मिला होगा। और अच्छा हाँ, वो ये भी कहते हैं किसी सिक्योर जगह पे आपको इन्वेस्ट करना है, स्टॉक्स में नहीं लगाना, क्योंकि 15 दिन में हो सकता है आपको लॉस भी हो जाए। तो किसी ऐसी सिक्योर जगह पे लगाओ, जैसे एफडी में हो गया, बॉन्ड में हो गया, ऐसी जगह पे लगाओ जहां पे आपको फिक्स है कि आपको रिटर्न मिलेगा, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, प्रॉफिट होगा। सिंपल, ऐसी जगह पे पैसा लगाना है, वो ये कहते हैं, मेन चीज ध्यान रखना, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और यहाँ पे कैश को मैनेज करना चाहिए, अपने कैश को मैनेज करना चाहिए। सिंपल, कोई डाउट तो नहीं, आसान है ना। इससे आप अपनी वेल्थ बना सकते हो। हाँ, बस इसके थोड़े से कैच है, वो ये बात भी कहते हैं कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे पहली चीज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स का। अच्छा, क्योंकि ये जो थ्योरी है वो बहुत पुरानी है, क्योंकि ये थ्योरी है वो बहुत पुरानी है, तो उस जमाने में ना जब आप बैंक में पैसे जमा करवाने जाते थे तो बैंक आसपास नहीं होते थे उस टाइम पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब चीजें नहीं चलती थी कि आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया तो फ्री में आपके पास पैसे आ गया, ऐसा नहीं होता था। उस जमाने में बैंक बहुत ज्यादा दूर होते थे। सिंपल, तो आपको बैंक में जाने में और आने में खर्चा करना पड़ता था, 10-20 रुपए आपके तो खर्च होंगे किराए में, है ना जी। तो वो कहते हैं आपको ना उस टाइम पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन का ध्यान रखना है। कभी आप ऐसा कर दो, कैसा कर दो कि कभी आप ऐसे करने लग जाओ कि भैया कि मेरे पास ना 12,000 रुपए मेरी सैलरी आई है 1 अप्रैल को, तो 1 मई को मेरे को फिर दोबारा मिलेगी सैलरी, 1 जून को मेरे को फिर दोबारा मिलेगी सैलरी। तो एक काम करता हूं मैं, 12,000 की जगह छोड़ो 3,000, मतलब 6,000 छोड़ो, 6,000 की जगह मैं 3,000 रुपए ना बस खाली चलते हैं बैंक में रखूंगा, बाकी का जो 9,000 रुपए अमाउंट है मैं कहीं पे इन्वेस्ट कर दूंगा। तो क्या होगा, इससे 3,000 रुपए मैं खर्च कर, मतलब यूज करूंगा स्टार्टिंग के 10 दिन, फिर मैं यूज करूंगा, अगले 3,000 रुपए लेके आऊंगा निकाल के इन्वेस्टमेंट में से, फिर यूज करूंगा, फिर 3,000 रुपए निकाल के लाऊंगा, फिर यूज करूंगा, फिर 3,000 रुपए निकाल के लाऊंगा, 3,000 यूज करूंगा। मतलब ऐसे मैं जो अपने क्या बोलते हैं 9-10 हजार रुपए वो इन्वेस्ट कर पाऊंगा कहीं पे अच्छी जगह पे, जहां पे मेरे को ज्यादा रिटर्न मिलेगा, समझे। कुछ लोग ऐसा भी सोचने लग जाएंगे, वो तो कहते हैं खाली 6,000 रुपए करो यूज, मतलब इन्वेस्ट, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं मैं ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा और थोड़ा थोड़ा पैसा निकालता रहूंगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की, कि जितनी ज्यादा ट्रांजेक्शन होगी उतनी ज्यादा बार आपको बैंक जाना पड़ेगा, जिसको आने जाने के लिए आपको खर्चा लगेगा। तो बेसिक से आप एक जगह इन्वेस्ट करके पैसा रिटर्न कमा रहे हो, लेकिन हो सकता है कि वो जो रिटर्न है वो उतना ज्यादा ना हो जितने आपके खर्चे जो है आने जाने में बैंक में वो ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि ट्रांजेक्शन करने में भी खर्चा आता है आपका। वो तो आज का टाइम है कि आज खर्चा नहीं होता, आप ऑनलाइन पेमेंट यूपीआई ट्रांसफर कर देते हो लाखों रुपए, तो आपका खर्चा नहीं पड़ता, लेकिन पुराने जमाने में खर्चा होता था। तो जो ट्रांजेक्शन का खर्चा है वो भी आपको देख के चलना पड़ेगा, तो ज्यादा ट्रांजेक्शन भी नहीं होने चाहिए, ट्रांजेक्शन आपकी कम होनी चाहिए और आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी एवरेज होनी चाहिए उस हिसाब से, समझे। तो ये थी आपकी बोमल और टॉबिन की कैश मैनेजमेंट थ्योरी। तो इस तरीके से कैश मैनेजमेंट करना चाहिए उन्हें, ठीक है जी। तो जिसको नोट करना है भाई फटाफट से नोट करो। बस ये लास्ट पार्ट रह गया जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम कैसे पहुंचते हैं वो आपको समझाना है, फिर उसके बाद आपका जो चैप्टर है पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये बेसिक चीज है, एक चीज और समझा दूं, आपने सुना होगा मनी सप्लाई,
मैंने लास्ट टॉपिक में बताया था मनी सप्लाई। मनी सप्लाई मतलब क्या होता है? मनी सप्लाई का मतलब होता है M1 जिसको हम बोलते हैं C प्लस में DD प्लस में OD, याद है? ठीक है, ये था मनी सप्लाई। और ये जो आज चैप्टर हमने पढ़ा, ये पढ़ा किसके बारे में? मनी फॉर डिमांड, डिमांड फॉर मनी, यानी मनी डिमांड कैसे की जाती है उसके बारे में। और मनी डिमांड का ग्राफ हमने सीखा अभी भी कि ऐसा बनता है नेगेटिव रिलेशन के साथ, समझे? तो जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं ना, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, समझे? बस ये इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड किया जाता है तो उसके बारे में थोड़ी सी अप्रोच है, वो मैं सिखाऊंगा आपको। जिसको नोट करना है भाई फटाफट से एक बार नोट कर लो, ठीक है जी? फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ जी, शुक्र है। तो चालू करते हैं। टॉपिक का नाम आता है इफेक्ट, सॉरी, इक्विलिब्रियम एंड इफेक्ट ऑफ चेंज। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है और इफेक्ट ऑफ चेंज क्या इफेक्ट, मतलब जो चेंज होता है उससे क्या इफेक्ट पड़ता है इक्विलिब्रियम पे, वो समझते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसको बोलते हैं रेट और यहाँ पे दिखाते हैं इन्वेस्टमेंट। अब इसमें क्या फर्क होता है, सुनिए। अब आपको पता है कि जो मनी डिमांड है और मनी सप्लाई है वो कैसे होते हैं। इसको बोलते हैं मनी डिमांड। क्या बोलते हैं इसे? मनी डिमांड, जो कि हमने आज ही चैप्टर में पढ़ा है, इसको बोलते हैं मनी डिमांड, ठीक है जी? इसके बाद ये होती है हमारी मनी सप्लाई। मनी सप्लाई जो है वो कांस्टेंट रहती है, जैसे कि पता ही है फिर भी आपको। और ये जहां पे काटते हैं इस पॉइंट को बोला जाता है इक्विलिब्रियम। मान लेते हैं ये हमारा मेन इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम हो गया। चलो ये E1 E2 और ये हो गया E3। अब देखिए यहाँ पे समझाना क्या चाह रहा हूं मैं समझाना चाह रहा हूं कि अगर मनी डिमांड में कोई चेंज होता है तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जो डायग्राम है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो मनी जो सप्लाई होती है वो बेसिकली क्या होता है, मनी सप्लाई आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया गया, मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा कंट्रोल की गई चीजें होती है, जिसलिए हम ज्यादातर चेंजेस नहीं कर सकते। अगर मनी सप्लाई में चेंजेस आते भी हैं तो वो हमेशा ही ऐसा कोई कर्व नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन ही रहती है, जिससे कि क्वांटिटी में जो यानी जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता, बस खाली किस में चेंज आता है? रेट में चेंज आता है, यानी इंटरेस्ट रेट में चेंज आता है। तो अगर मनी की डिमांड बढ़ जाती है तो इससे इंटरेस्ट रेट भी क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। और मनी की डिमांड जो है वो घट जाती है, डिमांड ऑफ मनी घट जाती है, तो इससे इंटरेस्ट रेट भी क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं। और सेम अगर ऐसा देखा जाए कि अगर मनी सप्लाई में चेंज आ भी गया तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो भी बहुत ईजी है, आपको पता ही है। इसको बोलते हैं मनी सप्लाई। अगर इसमें चेंज आ रहा है तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, मनी सप्लाई, मनी सप्लाई यानी क्वांटिटी या तो बढ़ेगी या घटेगी। इससे मनी डिमांड जो होगा, जो कि ये वाला है, इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये पहले इक्विलिब्रियम था, मान लेते हैं ये E1, ये E2 और ये E3। हाँ जी। तो अगर मनी सप्लाई में चेंज होता है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है? मनी सप्लाई जो होती है ना वो मेन चीज आरबीआई के द्वारा कंट्रोल की जाती है, इसलिए अगर मनी सप्लाई में चेंज आता है तो इकोनॉमी में भी चेंजेस आते हैं, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी चेंज होता है और रेट भी चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं ये पहले हमारा रेट हुआ करता था, ये हमारी इन्वेस्टमेंट होती थी। अगर मनी मतलब वहीं पे मनी सप्लाई अगर गवर्नमेंट ने बढ़ा दी, मनी सप्लाई को गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया तो इससे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ जाएगा और रेट क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर गवर्नमेंट रेट को कम कर देती है तो इससे इन्वेस्टमेंट का अमाउंट क्या होता है? बढ़ जाता है, सिंपल। वहीं पे उसका उल्टा वाइस वर्सा, कि अगर रेट का अमाउंट बढ़ा दिया जाता है तो इन्वेस्टमेंट को जो अमाउंट होता है वो घट जाता है, सिंपल सर। तो मनी सप्लाई में चेंजेस करने से बस इकोनॉमी पे ये फर्क पड़ता है। तो ये लिख देता हूं मैं R1 R2 और R3, सिंपल सर। तो ये दो डायग्राम है, अगर आप बनाना चाहो तो आराम से लिख के आ सकते हो। यहाँ पे मैंने सिखाया कि मनी डिमांड में चेंज होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, और यहाँ पे मैंने सिखाया मनी सप्लाई में चेंजेस होने से क्या इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे, ठीक है जी? मनी डिमांड में चेंज होने से मतलब मनी डिमांड में चेंज होने से ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है इन्वेस्टमेंट पे, बस खाली रेट पे चेंज होता है, मतलब रेट चेंजेस होते हैं, रेट किया तो बढ़ेगा या फिर घटेगा। लेकिन वहीं पे अगर मनी सप्लाई में चेंजेस आते हैं तो रेट पे और इन्वेस्टमेंट पे दोनों पे चेंजेस आते हैं, सिंपल सर। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, ठीक है जी? है तो थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक, ठीक है, और थोड़ी लंबी वीडियो थी, लेंथी बन गई, ठीक है जी? तो कुछ नया कंसेप्ट था तो आपको समझाना था अच्छे तरीके से, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना। अगर आपने चलते देखा कि मेहनत करने में टाइम भाई, चलते कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं बहुत ज्यादा, तो भाई थोड़ा सा एक लाइक कर देना, ज्यादा बढ़िया लगता है, हमको भी खुशी मिलती है भाई अगर कोई कमेंट करता है कि भैया आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। बाकी जैसा आपके मन करे वैसा कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम। अच्छा एक चीज और, वेट, अगर कोई नोट्स परचेज करना चाहता है कोई भी इंसान, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए। हाँ जी, और लाइक से सब्सक्राइब कर देना, और ना भी करो कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर दियो बाद में, कोई आपत्ति नहीं आ रही है, हम भी यही हैं, आप भी मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद, ठीक है जी? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम दिन, और टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना है भाई फटाफट से नोट कर लो।
गला सूख गया बकवास करते करते, आवाज बैठ गई।